वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो लेकर आ गए हैं एराइल हाइलाइट्स, जो हमारा यूनिट 3 है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज इसको अपलोड करेंगे तो 3 यूनिट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपने बाकी के दोनों यूनिट, जो हमारे एक हेलो एल्कीन्स वाला अपलोड हो चुका है और साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दोनों के दोनों देख लिए हैं। वरना आपको आई टैब पर प्लेलिस्ट की लिंक डलवा देंगे, तो जाके पहले उन्हें देखिएगा ताकि और अच्छा लगे। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। काफी ज्यादा कम वॉच आवर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर कुछ भी वीडियोज में प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज लेट मी नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है, जरूर बताइएगा। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि पढ़ाई लिखाई सभी लोग करें और एग्जाम से पहले इस सीरीज को कंप्लीट कर लिएगा। फिर उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज अपलोड होगी आफ्टर दिस सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स। किस तरीके से हम हेलो एरीन्स कहना चाहें, हेलो एरीन्स कह लीजिए या हेलो बेंजीन, तरह तरह के इसके नाम होते हैं, या एराइल हैलाइड जैसे कि लिखा हुआ है, इनको हम बनाते हैं। तो सबसे पहला वही है हमारे पास, सिंपल सा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, जो हमने पढ़ रखा है कि बेंजीन की रिएक्शन हमने अपना ये कहाँ पर पढ़ा था। कुछ बच्चे पूछेंगे बेटा लास्ट जो हमारा यूनिट था उसमें हमने इसकी बात कर ली है। किसी भी हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, इसका मैकेनिज्म भी हमने प्रॉपरली डिस्कस कर रखा था, तो उसके लिए आप परेशान नहीं हुई है। जाके वीडियो को देखिए, जाके कहाँ मिलेगी, जैसे इससे पिछले वाला यूनिट है, आपको हो सकता है लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डलवा दी जाएगी प्लेलिस्ट की, तो आप जाके देख लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बना दिया हमने हेलो एरीन बहुत आसान तरीके से। मैकेनिज्म वगैरह इसका सब कुछ डिस्कस कर रखा है। इसका मैकेनिज्म में क्या हुआ था, लुइस एसिड वगैरह सब कुछ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने सब कुछ देख रखा था, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा था। नेक्स्ट आते हैं अपना डायएजोटाइजेशन रिएक्शन पर। इसमें ये हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पर वी हैव एनिलीन। सबको पता है एनिलीन क्या होता है? यस सर, जिसको नहीं पता मैं बना दूं, दिस इज माय एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नैनो टू HCl से, नैनो टू प्लस HCl, या फिर HNO2 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो और वेरी इंपॉर्टेंट, द टेम्परेचर हैज टू बी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम आइस बात भी बोलते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे हमें बन जाएगी BDC, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना दी सर, पर हमें ये थोड़ी बनानी थी, हमें तो सर बनानी है क्या, दैट इज हेलो एल्केन बनाया ना। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। तो अब यहाँ पे इस BDC के साथ तरह तरह की रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे कि सबसे पहले CuCl HCl से रिएक्शन कराएंगे, या फिर CuBr HBr भी आपका हो सकता है। Br और Cl वाली होती है, आयोडीन और वो दैट इज फ्लोरीन वाली हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें मिल जाता है क्लोरो या फिर ब्रोमो बेंजीन रिस्पेक्टिवली, जो भी हमने लिया होगा। CuCl लिया है और HCl, तो ये मिल जाएगा। CuBr और HBr लिया है तो Br लग जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसके ऊपर जस्ट इसी का नाम लिख देते हैं, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। मैकेनिज्म वगैरह वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये रिएक्शन आगे वाला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर मैं अब रिएक्शन करा दूं इसकी खाली CuCl नहीं, CuHCl या फिर CuHBr, तब जो मुझे मिलेगा वो भी सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, बट इस बार रिएक्शन का नाम होने जा रहा है चेंज। इस बार जो रिएक्शन का नाम होगा दैट इज गोइंग टू बी गेटमैन रिएक्शन। ठीक है, नाउ और वैसे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी करते हैं, अगर हम बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन लें, लिख लें उसको भी, चलो लिख लेते हैं, लिखने में क्या जा रहा है, वैसे लेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लेंगे क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ, वैसे ये इसको अभी हटाता हूँ, पहले BDC वाली लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं एक्वस KI से, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता लग गया होगा क्या बनेगा यहाँ पर, आयोडोबेंजीन। इस रिएक्शन का कोई नाम नो, ऐसे इसका कोई नाम नहीं होता। देन फाइनली मैं जब रिएक्शन करा दूंगा किससे, HbF4 से, मैंने फर्स्ट स्टेप में हीट कराया, रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, चलो फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं पहले, फिर आपका सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, तो ये बन जाता है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। देन फर्दर में क्या करूंगा, इसको हीट कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है बेल शीमैन रिएक्शन, बेल्स शीमैन रिएक्शन। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो बेल सीमैन रिएक्शन हमारी हो गई, तो यहाँ पे मेजर मेजर हमने प्रिपरेशन पढ़ ली। एक और इसकी प्रिपरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो भी लिखता हूँ, दैट इज बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन से। किससे? बोरोडाइन, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी है, हंस HA डीकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन। क्या है यहाँ पर, आइए देखो,
तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन करानी है किससे, X2 से। तो हमारे पास मिल जाएगा सिंपल, हमें इस पर X लगा दीजिएगा बस। तो ये यहाँ पर इसकी बस इतनी प्रिपरेशन थी। अब चलते हैं आगे इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या डायरेक्टिंग करता है। सर डायरेक्टिंग का मतलब, जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देख रखा होगा उसे पता होगा कि क्या बात यहाँ पर हो रही है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वाली बात हो रही है। इसमें भी क्विकली करा देता हूँ। तो ये आपको हेलोजन दिख रहा है, इसके बाद लोन पेयर है। हाँ सर, तीन तीन है। क्या रेजोनेंस है, ध्यान सर, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे। अब क्या होगा, ये बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एज इट इज, ये एज इट, और ये लग चुका होगा नेगेटिव चार्ज, जहां पर आ गया पॉजिटिव। ये इधर आया, ये यहाँ पर आया, फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, फिर ये इधर जाएगा, और ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो है वो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। देख के बताइए अगेन, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है सर, एक यहाँ पे नेगेटिव, एक यहाँ पे नेगेटिव, एक यहाँ पे, और कहीं तो नहीं आ रहा, ध्यान सर इसमें। ठीक, ये क्या होती है ऑर्थो, ये क्या होती है ऑर्थो, ये क्या होती है पैरा। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ध्यान सर, जैसे नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन किसको पसंद है सर, इलेक्ट्रॉन लविंग जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान सर इज करेक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी आना चाहेगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इससे रिएक्ट करेगा, तो वो कहाँ आना चाहेगा, ऑर्थो पैरा पर। कहेगा भाई वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ये हेलोजन अपने लोन पेयर की मदद से। तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमारे पास ही होता है। तो हेलो एरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा की तरफ क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, जितनी भी हमने बेंजीन की पढ़ी है ना, जितनी भी बेंजीन वाली रिएक्शंस पढ़ी है, सारी की सारी सेम फिट कर दिया, सारी की सारी सेम फिट कर दिए। क्या क्या पढ़ी है सर आपने, सबसे पहले तो मैकेनिज्म भी दिखा दूं एक बार हल्का सा, चलो मैकेनिज्म दिखा दूं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं चीजों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराऊंगा, सो यू विल बी एबल टू सी दिस, के ये अटैक यहाँ पर हो जाएगा, और ये यहाँ पर एज इट इज, ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे एच हाइड्रोजन रहेगा ही, ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को ये बैक बॉन्डिंग कहना चाहिए, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल भी रही होगी। एंड फाइनली आपका जो है वही फर्दर मैकेनिज्म चलेगा, रेजोनेंस होगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। व्हीलैंड इंटरमीडिएट आप सेम बनाइएगा, सेम बनाइएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका व्हीलैंड इंटरमीडिएट बनेगा इस कार्बन से, ये वाला कार्बन इंक्लूडेड नहीं होगा। और एट द एंड आप क्या करिएगा, अपना फाइनली जो है वो बना दिएगा, जो प्रोडक्ट है आपका रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव। ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो क्या क्या रिएक्शन होगी, सेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं हेलो बेंजीन की रिएक्शन करा दूं किसी भी X2, हेलो बेंजीन की रिएक्शन करा दूं किससे, X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlX3, हेलो बेंजीन, चलो ये करा दूं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थो पैरा। और पैरा वाला हमने बात कर रखी है, मेजर ही होता है जब हमने अपना पढ़ लेते हैं वही वाला टॉपिक। तो ये आपका ऑर्थो हेलो हेलो बेंजीन, और ये पैरा हेलो हेलो बेंजीन आपके सामने मिल जाएगा। मैकेनिज्म पढ़ रखा है क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करता है। देन सिंपल, अगर मैं अब रिएक्शन करा दूं इसकी, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं, तो क्या होगा, तो अगेन यही होगा। और नाइट्रोजन को, नाइट्रो ग्रुप को लगा दिए या तो पैरा पर या फिर ऑर्थो पर। बहुत सिंपल सी बात है, हाँ सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। लगा दूं, हाँ सर लगा दी। सिमिलरली आप सल्फोनेशन कराइए, SO3H को यहाँ लगाएंगे जहां पर आपको पता होगा। सिमिलरली आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसी बेहतरीन रिएक्शन है, तो आप उनको भी सेम कराइए। सो आई थिंक इतना ही होता है बस प्रॉपर्टीज में, और क्या पढ़ेंगे, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर टाइम देंगे, अभी जो आगे मैकेनिज्म वगैरह आएंगे इसके लिए तो आई थिंक इतना ही काफी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको प्यार से ARSN के नाम से भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो क्या होता है सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा जाएगा। क्या सर ये पॉसिबल है हेलो एरीन्स में, the आंसर कुड बी यस और नो बोथ। तो यहाँ पर जो पॉसिबल है वो देखेंगे। वैसे आपने जैसे SN1 SN2 पढ़ी है, सॉर्ट ऑफ दैट टाइप ही रिएक्शन है। पर सर वहां तो हमारे पास हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूं, तो इस Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में, ध्यान सर इस आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो अगर ये रेजोनेंस में, तो सर ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो क्या बोला है आपने, मुश्किल होगा। क्या ऐसा है कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं? नो सर, पॉसिबल था। अगर हम कंडीशंस ऐसी रख दें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली, तो पॉसिबल है। यस, तो यस यही होता है। बहुत हाई कंडीशंस वगैरह हम दे दें तो ये रिएक्शंस करवाते हैं। तो कराते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन, मैकेनिज्म वगैरह फिर देखते हैं इसका। सो सिंपल, फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव से मैं करा रहा हूँ रिएक्शन, KOH से, बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा सर, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए सर, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो अगर हम कहें, कोई सोचे कि सर यहाँ पे ये यहाँ पर जब आएगा इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या इस न्यूक्लियोफाइल को इस नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना है, ध्यान सर इसमें।
तो ठीक है भाई, मतलब इसको जो है ऐसी जगह पर भेजो जहां पर आपका कहीं ना कहीं प्लस चार्ज आ रहा हो। समझ में आ रही है ना बात? कहीं ना कहीं क्या आ रहा हो, प्लस चार्ज। तो इस कार्बन को देखिए, ये किससे अटैच है, सील से। क्या यहाँ डेल पॉजिटिव नहीं आ रहा होगा? हाँ सर आ रहा होगा बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहीं पर अटैक करना चाहेगा। यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं है, बल्कि नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा इस कार्बन, और क्या बना लेगा, देख लेते हैं, आप सभी की आंखों के सामने होगा। और यहाँ पर एक चीज बनेगी, यहाँ Cl लगा दूं, यहाँ OH लगा दूं, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो इसके बराबर वाले पर आ चुका होगा नेगेटिव, और यहाँ पर बन गया है हमारा कार्ब एनायन। कार्ब एनायन आप सभी की आंखों के सामने तैयार हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो पूरी इसकी रेजोनेंस वगैरह घुमा फिरा के करवा सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट जो होता है अल्टीमेटली वो यही होगा कि ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और Cl नेगेटिव को लात मार के बाहर कर देगा, और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। OH यहाँ पर लग चुका होगा, जो दूसरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो आ चुका होगा, और आपका जो Cl है वो जा चुका। अब बात करते हैं क्या सर, अगर हम बात करें तो ये है हमारा RDS, जिसको हम स्लो स्टेप भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हो रहा है एट द कार्बन, दैट इज गोइंग टू बी आवर RDS। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये क्या है यहाँ पर हमारे पास, ऑब्वियसली ये वाला हमारा जो है वो फास्ट स्टेप है, स्लो स्टेप जिसको बोल सकते हैं आप, स्लो स्टेप बोल सकते हैं। तो रेट किस स्टेप पर डिपेंड कर रहा है हमारे पास के, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब दो तीन चीजें इससे रिलेटेड पढ़नी है, तो रेट है तो इससे रिलेटेड पहले रेट वाली चीज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूं, तब मुझे बताइए क्या होगा। सर अगर आप फ्लोरीन पर अटैक करवा रहे हैं तो स्लो स्टेप में मुझे बताइए क्या कोई डिफरेंस होगा। सर फास्ट स्टेप में से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो देखना है वो स्लो स्टेप में क्या डिफरेंस होगा वो देखेगा। तो OH यहाँ पर अटैक करना चाहेगा, मुझे बताइए OH यहाँ पर जल्दी अटैक करेगा या देर से। सर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल पॉजिटिव ज्यादा आएगा क्लोरीन से, कम सर ज्यादा आएगा। अगर डेल पॉजिटिव ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल को अच्छा लगेगा या बुरा, तो न्यूक्लियोफाइल को तो अच्छा लगेगा कि भाई उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को अच्छा लगेगा तो वो जल्दी आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो रेट है वो किसमें फास्ट है, सर फ्लोरीन के केस में फास्ट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ हेलोजन से। हाँ सर, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, बिल्कुल सही। जिस बच्चे ने भी ये करा एकदम परफेक्ट बताया। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन रहती है ना वो ये रहती है कि सर लीविंग ग्रुप एबिलिटी आ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि यार लीविंग ग्रुप तो बढ़िया आयोडीन है, बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई लीविंग ग्रुप हमने पढ़ा है आयोडीन है। SN1 SN2 के केस में आयोडीन वाली फास्ट होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। द रीजन इज सिंपल कि यहाँ पर जो स्टेप्स है, यहाँ जो RDS है वो अलग है। वहां के जो RDS थे वो अलग थे, एक में कैटायन बन रहा था, एक में ट्रांजिशन स्टेट बन के डायरेक्टली एक जा रहा था एक आ रहा था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज आवर RDS, और वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हेलोजन की बात करना चाहे, हेलोजन भी एलिमेंट भी। तो समझ में आया आपको यहाँ पर और उसमें डिफरेंस, कि भाई लीविंग ग्रुप एबिलिटी हम क्यों नहीं देख रहे इस केस में, बिकॉज यहाँ पर RDS में वो काम ही नहीं है। RDS पे ही तो देखें, RDS क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्टेप रेट डिटरमाइन करता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा, अगर वही स्लो स्टेप थोड़ा सा तेज हो जाए तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है, ये होता है इसका मतलब। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला जो केस है उसको यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। द रीजन इज सिंपल, RDS अलग अलग है। समझ में आया होगा आई होप। अब लगाते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट और देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर Cl है, अब यहाँ पर मैं NO2 लगाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिला, वही OH का अटैक करवाऊंगा। फर्स्ट स्टेप देखिए आप जरा, और नेगेटिव OH NO2, NO2 का स्ट्रक्चर बना दो, खोल के बना दीजिए। एक जरा रेजोनेंस करवाइए, करवा दिए सर। तो जैसे ही आप लोग रेजोनेंस करवाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, सर बना तो दिए, वही तभी तो दिखा। हाँ भैया बेटा आपने नहीं बनाई तक, ये सर बना दिया। हाँ, तो अपना भी देखो, ये बना दिया। अब यहाँ पर क्या आप सभी को नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? तो जब बात आ जाएगी कि अब हमारे पास हेलोजन सेम है, तब रेट किस चीज पर डिपेंड करेगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए किससे स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो अगर बहुत ध्यान से वर्ड सुनिएगा, अगर मेरा NO2 पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो क्या वो -R से इसको स्टेबल कर पा रहा है, यानी ये आंसर इज यस। अगर मेरा NO2 मैं यहीं पर ऑर्थो पर भी लगा देता तो क्या यहाँ पर भी सेम तरीके से स्टेबल नहीं कर सकता था कार्बन आयन को, हाँ सर बिल्कुल कर सकता था। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से स्टेबिलिटी मिलती, ठीक है। अगर यहाँ भी लगा था तब भी सर मतलब हाँ वही बात सेम होती है, ये चार्ज अब घूम के जो है वो इसी पोजीशन पर जाएगा। सब मानते हैं इस बात को। अगर यहाँ भी NO2 होता तो मजा आता, बट अगर यहाँ NO2 होता
तो क्या वो माइनस आर से स्टेबिलिटी दिखा सकता था? क्या वो रेजोनेंस कर सकता था कार्बन आयन के नेगेटिव चार्ज के साथ? ये आंसर इज स्ट्रेट नो। अगर यहाँ पर दैट इज मेटा पोजिशन पर NO2 लगा हुआ होता तो कार्बन आयन के साथ वो रेजोनेंस में नहीं होता। आप सभी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस आई इफेक्ट जो है वो शो हो रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो NO2 मुझे कहाँ लगाना है? ऑर्थो या पैरा पर। अगर मैंने NO2 ऑर्थो या पैरा पर लगा दिया तो मतलब भाई मजा आ जाएगा। मजा इन द सेंस मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यही चीज मैं बोलूं, अगर मैंने जैसे यहाँ पर NO2 का केस समझ में आया ना, पहले कहां पर लगाना है ये समझ में आया कि ऑर्थो या पैरा पर लगाना है। क्यों लगाना है? माइनस आर से या रेजोनेंस से स्टेबिलिटी, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी बड़ी होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। ये हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। तो अगर जो बच्चे पिछले सेमेस्टर भी नहीं पढ़ के आए तो मतलब मैं क्या बोलूँ उनको, फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आप लोग जाके पहले पुरानी वीडियो देख के आ जाइए। PYQ से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी फिलहाल जो बच्चे पढ़े हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो पढ़ाई करें अपनी यहीं पर। तो ठीक है, हम भी बाकी अपने लेक्चर को पढ़ाते हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं देते हुए। तो यहाँ पर माइनस आई वाला चीज देख ली। हाँ सर, माइनस आई वाला चीज पता लग चुकी है। तो अब यहाँ पर एक केस ये हो गया हमारे पास स्टेबिलिटी का। ऑफ कार्बन आयन पर भी चीजें डिपेंड करेंगी जब हेलोजन सेम हो, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट तो हमारा ये बन रहा है ना। जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्या उतनी जल्दी भी रिएक्शन, ऐसे सुना है ना हमने। हाँ सर, ऐसा ऑर्गेनिक का बेसिक प्रिंसिपल है कि जितना जल्दी प्रोडक्ट, जितना ज्यादा स्टेबल, उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर मैं Cl पर NO2 जैसे मैंने एक लगाया था ना, अब दो लगा दूं, बताओ किस में फास्ट होगी? सर ऑब्वियसली दो वाले में फास्ट होगी। दो दो, अगर तीन लगा दो तो तीन वाले में। बस इतनी क्लैरिटी आपको चीजों की चाहिए थी बस। यही इसी तरीके के सवाल आएंगे आपके रेट के। एक आपको अलग अलग हेलोजन दे दिया जाएगा, सिंपल सा, कोई ग्रुप नहीं लगाएंगे। दूसरा, आपके जो ग्रुप्स हैं, जो सेम हेलोजन होगा उस पर अलग अलग जगह पे NO2 लगा दिया जाएगा, ठीक है। एक सवाल, अच्छा सवाल लेता हूँ, उसको बताना क्या होगा। जैसे मैं दो NO2 का सवाल लेता हूँ आपसे, है ना। एक मैंने NO2 यहाँ लगाया, एक यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है किस पोजीशन पर लगा है और कौन सा इफेक्ट वो शो करेगा एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। और दूसरा मैं NO2 लगा रहा हूँ यहाँ। बताइए किस केस में रेट फास्ट होगा? तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहेंगे यहाँ पर ये माइनस एम शो कर रहा है, मतलब रेजोनेंस। यहाँ पर भी रेजोनेंस, यहाँ पर ये रेजोनेंस शो करेगा बट यहाँ पे माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे दो दो जगह रेजोनेंस, मतलब बढ़िया स्टेबिलिटी। यहाँ पर एक जगह रेजोनेंस, एक जगह इंडक्टिव इफेक्ट। तो कौन जीता? ये जीता। तो इसका रेट फास्ट होगा। इससे अच्छा सवाल आई डोंट थिंक कंपेरिजन में रेट में ये लोग देंगे। सो आई थिंक इतना ही काफी है हमारे इसके लिए। ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। बाकी जो आएगा वो सवालों से तो हम चीजें सीखते हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो NO2 वगैरह जब हम लगा रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स, सिर्फ NO2 नहीं, वैसे क्वेश्चन जनरली NO2 का देंगे, बट ऐसे ग्रुप जो आपका माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं, या आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ पर कोई ले सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह भी होंगे जो भी हमारे की जो है वो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे होंगे। तो सारे के सारे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। और दूसरा हेलोजन हमें देखना है लीविंग ग्रेवेबिलिटी। आई एम सेइंग अगेन, नहीं देखनी, नहीं सोचनी। RDS वहां का अलग, यहाँ का अलग। तो इसको ध्यान में रखते हुए चीजों को हमें करना है। तो ठीक है, हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में इतना ही काफी है। सो नाउ अब पढ़ते हैं अपना बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं, सॉर्ट ऑफ सेम ही है न्यूक्लियोफिलिक, बस इसमें जो डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आपको डिफरेंस खुद ही पता लग जाएगा। Cl लगा दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे सोडियम लिक्विड अमोनिया वगैरह सब लेते हैं। तो NaNH2 ऐसे हम यहाँ पर लेते हैं। NaNH2 में क्या है? Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करेगा? इसका काम है, बेस है तो एसिड मतलब H+ एक्सट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन कहाँ पर है? क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? ध्यान से नो सर, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनी हुई है। इस पर है? हाँ। तो इस पर है? हाँ, इस पर है। तो कौन सा ये अपना हाइड्रोजन लेगा? सर जो भी हाइड्रोजन जो एसिडिक होगा वो लेगा। तो आइए सबसे पहले मैं बताऊं, इसका जो एडजेसेंट वाला हाइड्रोजन है वो ही क्यों जाएगा, ये वाला क्यों नहीं जाएगा? तो ऐसा करिए, एक यहाँ से H+ निकालिए, एक यहाँ से H+ निकालिए। बताइए मुझे जरा क्या बन रहा है। सर सबसे पहले जो है हम ऑर्थो से H+ निकाल लेते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल निकालिए, अच्छी बात। ये बन जाएगा। हाँ सर, अगर यहाँ पे हमने मेटा से निकाला या पैरा से निकाला, कहीं से भी निकाला, तो पहले मेटा वाला देख लेते हैं, बस उससे ही समझ में हो जाएगा पैरा वाला। ये बन गया। इतनी बात क्लियर है? कोई ये ना कह दे कि सर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में बेंजीन नहीं के साथ। क्यों सर, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि भाई यहाँ पर जो है आप सभी की हाइब्रिडाइजेशन देखिए, कार्बन, सारे कार्बन क्या है सर? सारे के सारे जो कार्बन है वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सुना आपने? सारे के सारे जो कार्बन है वो हाइब्रिडाइजेशन है उनकी sp2। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, किसी ये p ऑर्बिटल में नहीं होगा। और रेजोनेंस के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है कि सारे के सारे जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, सारे के सारे सेम प्लेन में होने चाहिए। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी स्पेसिफिक कार्बन का pz में है, दैट हैज टू बी इन pz ओनली। तो उसका अगर मैं दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से, इसका ऑर्बिटल डायग्राम आपको आई थिंक याद होगा शायद थोड़ा बहुत। ये आपका मैं सारे सेम प्लेन में ही बना रहा हूँ।
फिर यहाँ पे ये इससे ये इससे ये इससे ये ऐसे 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 देन ऐसे ये, समझ गए। इस तरीके से ये हम बनाते हैं इसका हाइब्रिड जो होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं बनाया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, बट वी हैव ड्रॉन दिस, कहीं तो बनाया था, बट छोड़िए अभी के लिए फिलहाल। तो यहाँ पर जो है क्या बात ध्यान रखनी है आपको, कि ये किसमें आ जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको दिखेगा। एक चीज होगा, तो ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गया, कौन, नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस में नहीं है। अगर रेजोनेंस में नहीं है तो आप मुझे बताइए इसका कौन स्टेबल करेगा। तो अगर सर रेजोनेंस में नहीं है तो ऑब्वियसली इसको हमें जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से देखना होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन का होगा। कहाँ क्लोज है सर, यहाँ, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है कहाँ, तो दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक अमंग ऑल अदर हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गई ना भाई। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो पहले स्टेप में ये हमारा H+ ले जाएगा और अमोनिया जो है वो बना लेगा NH3, ठीक है। इसको मिटा दूं, हाँ सर मिटा दीजिए बिल्कुल, अब तो समझ में आ गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है वो चीज ध्यान रखनी है। अच्छा पहले स्टेप में क्या हुआ है, कौन ऐड हुआ है, सर आपका जो है कोई ऐड नहीं हुआ, आपने H+ को भगा दिया, बिल्कुल सही बोला आपने। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इस Cl नेगेटिव को लात मार के कर देगा बाहर। Cl नेगेटिव को लात मार के कर देगा बाहर, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेंजाइन। क्या यहाँ पर कार्बन कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है किसी पी ऑर्बिटल में, ध्यान से रीजन, ये जो आपका पाई और बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड जनरली नहीं बनाते, बट यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बना रखा है पाई बॉन्ड, दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा वीक होता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या है, ये पाई बॉन्ड है। अगर छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाऊं, कोई भी आपने हाइब्रिडाइजेशन जब आपने पढ़ी होगी क्लास 11 में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना आपके कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे छोटा सा, यहाँ पे जो है एक लोब बड़ा होता है एक लोब छोटा होता है, और पाई बॉन्ड कैसा होता है, साइड बाय ओवरलैप। तो अगर आप इसको ओवरलैप करवाएंगे तो नीचे वाली जो ओवरलैपिंग है, क्या वो आंखों से दिख रही है, बहुत कम है, हाँ सर बहुत कम दिख रही है। अगर मैं इसका कंपैरिजन पी वाले से कराऊं तुरंत से पहले, तो ये मैंने पी बना दिया ठीक ठाक, ये आ गया ये आ गया, बड़ा बड़ा लोब होते हैं, अच्छी खासी ओवरलैप हो जाती है पाइबॉन्ड की, वैसे पाइबॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, बट जो हमारे पास ये है क्या, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें जो ओवरलैपिंग है वो और ज्यादा वीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो अगर इसमें ओवरलैपिंग और ज्यादा वीक है तो इसका मतलब बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स व्हाई बेंजाइन ये है, ये एक इंटरमीडिएट होता है, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसको मौका मिलता है ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब फर्दर क्या होगा, जो हमारा अमोनिया है दैट विल ट्राई टू अटैक अगेन। अब यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है या तो इस तरफ टूटे या फिर ये इस तरफ टूटे, मतलब नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। अभी के केस में कहीं पर भी तोड़ दीजिए क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी पोजीशंस आइडेंटिकल हैं। कहाँ फर्क पड़ेगा, जहां फर्क पड़ेगा वहां पर बातचीत कर ली जाएगी। तो अभी के लिए आप कहीं पर भी इसको तोड़ दीजिए, अटैक में यहीं पर लगा देता हूँ NH3 पॉजिटिव को, NH2 और ये और यहाँ पर क्या चुका होगा नेगेटिव, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये H+ चला जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट आपकी आंखों के सामने है, दैट इज प्यारा सा Al। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा इसी में अगर मैं चेंज कर दूं, अगर यहाँ पर मैंने कार्बन 14 लिया होता, क्या लिया होता, कार्बन 14, तब थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता। आइए देखते हैं क्या सिनेरियो अलग होता। तो तब क्या होता, एक आपने इस तरीके से तोड़ा है, दूसरा जो आपको तोड़ना पड़ेगा वो आपको दूसरी साइड तोड़ना पड़ेगा, आपको दोनों प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने नजर आएंगे। तो ये 14 वाला है, अब इस पर नेगेटिव और इसके बराबर वाले पर आएगा क्या, NH3 पॉजिटिव, ठीक है जी। और ये है मेरा कार्बन जो है वो 14, तो ये S+ यहां से जाके यहां चला जाएगा, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। तो पहले यहां पर 14 लगा दूं, और अब इसके बराबर ये यहाँ पर NH2 और ये 14, ठीक है। तो हो गया क्या, ये बन गया, हाँ। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि पहले Cl कहाँ था, 14 वाले पर, यहाँ पर NH2 है 14 पर, बट यहाँ पर जो NH2 है वो 14 के बराबर वाले में है, मतलब इसके पड़ोस वाले कार्बन पर अब लगा है NH2, इधर मान लीजिए उधर मान लीजिए। तो यहाँ पर जिस केस में एकदम Cl की जगह NH2 लगा है उसको हम बोलते हैं DSP, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, DSP से राज नहीं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन। और जहां पर डायरेक्ट नहीं लगा, मतलब ऑब्वियसली बराबर वाले में लगा है, तो उसको बोलते हैं साइन सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, साइन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बोलना चाहे आप वो बोल लीजिए। CSP है, ये कोई सिराज वगैरह नहीं है, बस DSP साहब थे सिराज वगैरह। तो CSP हमारा ये बना है, तो ये साइन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपका है। कौन सा होता है साइन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, जब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ लगे, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल के बराबर वाले कार्बन पे,
इतनी बात क्लैरिटी हुई? हाँ सर हो गई। तो एक आध चीज और लिखते हैं। अब मुझे बताइए, जैसे हमने पहले पीछे देखा, इस केस में मुझे बताइए पहले न्यूक्लियोफाइल आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है या जाने वाला न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है? सर आंखों से दिख रहा है पहले आने वाला न्यूक्लियोफाइल आया है। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले क्या हुआ है? एडिशन, और फिर बाद में एलिमिनेशन हुआ है। क्या ऐसा बोल सकता हूँ? तो इसको हम बोलते हैं SNAE के नाम से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, या एडिशन एलिमिनेशन। क्लियर है इसमें? हाँ सर, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस पहले ऐड हुआ है बाद में एलिमिनेशन हुआ। इधर देखिएगा जरा, यहाँ पर मुझे बताइए क्या हुआ। सर यहाँ पर ना पहले Cl गया है और बाद में NH2 आया है, ध्यान से दीजिए। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले क्या हुआ है? एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, तो ये SNEA होगा। आई होप ये दोनों बेसिक डिफरेंस आप सभी को समझ में आए होंगे, आपने ये खुद ही बताए हैं, मतलब बस मैंने इसका नामकरण किया है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि कॉमन सेंस की चीज है। पहले एलिमिनेशन हो रहा है, मैकेनिज्म हमने कर लिया, तो सब कुछ क्लैरिटी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीजें डिपेंड करती हैं, जो सवाल वगैरह आते हैं, वो आपके आते हैं कि आप प्रोडक्ट बनाइए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या एंड ऑल। तो आपका जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रहेगा ना, वो बेंजाइन के बाद जो कार्बोनाइन है उसकी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बाकी आई थिंक वो सवालों में डिस्कस करेंगे तो देख लेते हैं, बट एक आध में सवाल अगर देखना चाहूँ तो लेट मी जस्ट ट्राई, कि अगर एक यहाँ पे कहाँ लगाऊं? NO2, चलो यहाँ लगा दो। NO2 लगा दिया, इसको मैं करा रहा हूँ, वही क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको? NaNH2 से। तो सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे? H+ निकालेंगे। अब द पॉइंट इस, कहाँ से H+ निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। सर ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से Cl से इसका माइनस है, दूसरा NO2 से। तो पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए कि आप H+ कहाँ से निकालेंगे? जहां पर आपको जो है वो बढ़िया से बढ़िया क्या मिल रहा हो? कार्बोनाइन मिल रहा हो, बढ़िया इन द सेंस स्टेबल। दूसरा भाई, इसको लात मार के बाहर करना है तो कर देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया बाहर, बना दिया क्या? बेंजाइन। क्या करना है? हाँ, ये बेंजाइन बना दिया, ये NO2 भी। अब तीसरा स्टेप, अगेन कार्बोनाइन बनाए, तो यहाँ पर भी आप से देखेंगे दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए और यहाँ आपका NH3 पॉजिटिव लगे। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपको पता ही होगी, वो मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि यहाँ पर NH3 पॉजिटिव लगे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आए। खुद ही बता दिए मुझे कौन सा ज्यादा आपका, कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट हो। सर मैं पक्के से कह रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट कह रहा हूँ, ये वाला मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइन क्या है? वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि NO2 के क्लोज है। और माइनस आई, जो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है भाई। जितना पास आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा माइनस आई वाला, उतनी ज्यादा कार्बन की स्टेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपके जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, उन दोनों को ही मैं बना दूं, और आप मुझे खुद बता सकते हैं अब कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। तो NH2 और NO2 यहाँ पर बराबर बराबर में आ गए। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? साइन या डायरेक्ट? मुझे बताओ अब जल्दी से, जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो साइन सब्स्टिट्यूटेड है या DSP है? सर जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो आपका बनेगा ये वाला, है ना भाई? ये वाला बनेगा। और ये कौन सा है आपका? ये है। तो अगर ये है तो ये क्या है आपका? CSP नहीं, DSP है सर ये तो, बिल्कुल सही। ये आपका DSP है ना, डायरेक्ट एज। पहले जहाँ पे आपका Cl था वहीं पर है ना, ऐसा ही हुआ है ना? देख लो एक बार, मैं चेक करूँ। हाँ, यहाँ पे कार्बन है ज्यादा स्टेबल, तो यहाँ H+ लग जाएगा, तो NH2। हाँ, तो ये आपका CSP जो है वो, सॉरी DSP जो है वो, DSP साहब वाले जो है वो सिराज वाले मेजर प्रोडक्ट है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। आई होप आपको क्लैरिटी एकदम क्लियर तरीके से क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों मैंने इसको मेजर बोला है, क्यों जो दूसरा वाला था उसको माइनर बोला है। क्या बात हुई? कार्बन की स्टेबिलिटी। पहले भी मैंने कैसे बनाया? कार्बन को देखते हुए बनाया। मैं चाहता तो भाई यहाँ से भी बना सकता था, बट ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई कार्बोनाइन स्टेबल नहीं है, कार्बोनाइन स्टेबल नहीं है। तो खेल किसका है सारा? सारा का सारा आपका जो गेम है वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का है। तो यहाँ पे वैसे और प्रोडक्ट भी मिल सकता है आपको, दैट इज NO। यहाँ पे जब आप बनाएंगे, क्या नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे बनाएंगे ना, तो यहाँ पे वो बहुत कम अमाउंट में रहेगा, क्योंकि वो आपको पता ही है काफी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। रीजन इज सिंपल, कि हमारा वो नहीं होगा, क्या स्टेबल नहीं होगा कार्बन। तो वैसे यहाँ इस वाले को ना ही बनाए तो बेटर है। बाकी आप लोग एक बार बताइएगा कि आपके टीचर्स इस साइड वाला प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं। अकॉर्डिंगली आप लोग देखिएगा, फिर सवालों वाली वीडियोस में हम वील मॉडिफाई करें। तो आई थिंक इतना ही काफी अपने वाले इसकी। SNAE बात कर ली, SNEA सब बात कर ली। तो आई थिंक चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब सुनाओ, जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में इस चैप्टर का, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है सभी रिलेटेड, क्या सर उससे बढ़ के एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे? ध्यान से स्ट्रेट नो, क्योंकि ये पढ़ाया जा रहा है एज अ थ्योरी। अप्लाई वाली वीडियोस जो PYQs की हैं
उसको पढ़ के मैक्सिमम सवाल आपके बनेंगे जैसे बनते आए हैं। सेमेस्टर 1 में आपने अपनी आंखों से ही देखा है, तो सेमेस्टर 2 में आप देख रहे हैं, तब भी आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब कितनी बुरी बात है। तो आप लोग पहले दोस्तों को भी ज़रा शेयर करिए, तभी मजा आएगा ना जब बच्चे ज्यादा होंगे। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब पूरे ड्यू तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे थे जो लास्ट डे में बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो जो है अगर पहले मिल जाती तो मजा आया था। भाई अब जो है वक्त है, कर दिएगा इसको अच्छे से सर्कुलेट, किसी बच्चे तक नहीं रहनी चाहिए जो क्लास में जो पढ़ते पढ़ते नहीं, उनको भी बोलो कि भाई पढ़ लो, थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे, भला हो जाएगा भाई। मतलब खुद ही जिंदगी में कुछ होगा तो भला भला हो जाएगा ना, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और बाकी पीवाईक्यूज वाली वीडियो जरूर देखनी, क्योंकि उसी से पूरी चीज होगी। यहाँ पे मैंने कुछ भी क्वेश्चन वगैरह नहीं लिए, मेन क्या है थ्योरी है, थोड़ा सा एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, बाकी जो अप्लाई है थ्योरी वगैरह का वो आप क्वेश्चन में करेंगे बढ़िया से। आप भी काफी देख पाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन आपसे भी होंगे, कुछ कुछ जो अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे जो हमने हो सकता है नहीं करे हो, तो वो भी हम उसको देखेंगे, उसका भी लॉजिक समझेंगे, सब कुछ करेंगे अपने पीवाईक्यूज वाली वीडियो में। तो प्रॉपर आपके लिए एक प्लान है कि पहले वन शॉट, देन आपके पीवाईक्यूज लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको करते हैं। सो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल, सबसे पहले एल्काइल क्या होता है, आरएक्स। एलाइल हैलाइड पता है सबको, ये होता है बेटा। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जो भी कार्बन, जिस कार्बन पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बराबर वाले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो दैट इज माई, क्या होता है ये, बेसिकली बीटा कार्बन पर आप कह सकते हैं, ये अल्फा कार्बन है जिससे डायरेक्टली अटैच है, ये बीटा पर अनसेचुरेशन। फिर एलाइल के बाद क्या है, बेंजाइल। हाँ, बेंजाइल और एलाइल मोर और लेस सेम सॉर्ट ऑफ होते हैं। सो आई थिंक ये बात हमने कर रखी है सेमेस्टर में, मे बी यस और मे बी नो, थोड़ा सा मुझे याद नहीं ये। देन बात करें विनाइल की। विनाइल क्या होता है, ये डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर आपका हेलोजन अटैच हो, देन एराइल। सो एराइल एंड विनाइल बोथ आर सॉर्ट ऑफ सेम। ठीक है, सबसे पहले इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहे हैं, तो SN1 की बात करते हैं। आप लोग मुझे खुद ही बताइए, क्या ये और ये SN1 बढ़िया देंगे या बेकार देंगे, खुद ही बताइए। SN1 आप लोगों ने पढ़ ली ना, बताइए। तो सर SN1 में हम देखें ना, तो सबसे पहले ये रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में, तो क्या सर आप SN1 की बात कर रहे हैं, भाई ये SN2 नहीं देंगे। सर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इनका 1.5 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्डिंग है इनकी। तो अगर एक बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गए तो उसका मतलब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, लॉजिकल बात है। हाँ सर, अगर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो क्या करें, तो मुश्किल से टूटेगा बॉन्ड, तो क्या हमें क्या करना है, मतलब बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है, जब जब बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट होगी। तो इन दोनों का आप SN1 में भी SN2 में भी जहां पर भी एग्जांपल में मिले ना, सबसे पीछे लाइन में लगा दिया कि बेटा आप सबसे पीछे खड़े हो, आपका नंबर भले ही पहले हो, ये कहते हैं भाई हम तो जल्दी आए हो, कोई बात नहीं, आपको लाइन में सबसे पीछे लगना है, आपका सबसे ज्यादा स्लोएस्ट रेट। इतनी क्लैरिटी हुई। हाँ सर, इनमें क्लैरिटी हो गई, किसमें, SN1 SN2 दोनों में इन लोगों को वाई रखना है। चलो, तो आप पीछे आ जाओ, लॉजिक क्लियर है भाई। रेजोनेंस में पहले से ही वर्ड ध्यान रखिएगा, पहले से ही तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो आप इसको कहानी को लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। देन यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज फायदेमंद होती है, वो ये कि हमने देखा था, जब SN2 रिएक्शन की बात करता हूँ मैं पहले, कि SN2 रिएक्शन जब होती है ना, तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा होता है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस हो जाता है। SN2 की बात कर रहा हूँ मैं, SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, लगभग इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन आए थे। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो फायदा है ना इसके लिए। तो दैट्स वाई एलाइल हैलाइड जो है दे आर अ बिट फास्टर फॉर SN2 एज वेल, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, आप देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। खींचना क्या होता है, अपनी तरफ, हाँ, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब इसके पास एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको ये बेसिकली कम करेगा। सेम यहाँ पर भी होता है, इसमें भी क्या होती है, SN2 फास्टर होती है। तो इन दोनों में मैं लिख देता हूँ SN1 SN2 दोनों की दोनों बहुत स्लो होंगी, स्लोएस्ट लिखना चाहें या स्लोअर। इन दोनों में मैं बात करूं अभी के लिए, SN2 जो है वो ठीक ठाक होगी फास्टर। SN2 की बात करिए, SN1 की बात कर लेते हैं। SN1 में क्या होता है सर, कैटायन की स्टेबिलिटी, यहाँ पॉजिटिव बताओ कैटायन स्टेबल है या नहीं, यहाँ पॉजिटिव बताओ कैटायन स्टेबल है या नहीं, यस सर कैटायन बढ़िया तरीके से स्टेबल है, रेजोनेंस प्रेजेंट है, और यहाँ तो और भी ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें जो है SN1 होती है भाई साहब बहुत ज्यादा, आप समझ लीजिए, मैं अगर इनमें से बोलूं ऑलमोस्ट इन सभी में से फास्टेस्ट SN1 इस बेंजाइल हैलाइड में आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी जो SN1 है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, इसको फास्टेस्ट ही लिख देता हूँ, फास्टर। इसकी बात करें, ये बेचारा सीधा सा बंदा है, ये डिपेंड करता है, बल्कीनेस वगैरह हमने देख रखी है ना, इसकी पूरी डिटेल में पढ़िए। अगर बल्की ग्रुप होगा तो SN2 हल्की होगी, फिर कैटायन 3 डिग्री होना चाहिए एंड ऑल, ये सब देख रखे हैं। तो SN1 SN2 की जो हम बातचीत वो कर रखे हैं, वो डिपेंड्स अपॉन कितना डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ हैलाइड से हम देख सकते हैं, डिग्री कह लीजिए या फिर बल्कीनेस कह लीजिए। और बाकी SN1 की जब बात होगी तो हम किस पे देखेंगे,
सीसी की स्टेबिलिटी से देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है। तो एक आध में अगर कुछ ले थोड़ा सा सवाल, छोटा सा एक सवाल ले लेता हूँ, बस एग्जाम्पल टाइप खुद ही बनाता हूँ मैं बैठे बैठे। ये और क्या लूँ बताओ, एक ले लेता हूँ, ये ले लूँ। हम्म। इस पे अगर आपको लगाना है किसकी, SN1 की, पहले SN1 के लिए लगा लेते हैं। तो अगर मुझे SN1 का ऑर्डर लगाना है तो उसको 1, इसको 2, इसको 3 बोलूं, तो सबसे ज्यादा फास्ट किसकी होगी, जिसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होगा, 2 का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो 2 सबसे आगे। 1 को सब 3 को सबसे पीछे लगा दीजिए, क्योंकि ये क्या है भाई, इसमें जो है ये बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं, तो 1 बीच में आएगा ऑब्वियसली। इस तरीके से सवालों को करना है बहुत आसान तरीके से। अब बात करें SN2 की, तो SN2 में वैसे ये वाला सवाल मुश्किल है, आपको जो है कि किसी एल्काइल हैलाइड का किसी रेजोनेंस वाले से कंपैरिजन कराने, बट स्टिल वील डू। तो यहाँ पर भी 2 आ गया, क्योंकि यहाँ क्या है, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। देन उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। देन फाइनली 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है तो सेम ऑर्डर आ रहा है हमारे पास SN1 और SN2 का। सो इस तरीके से हमारे पास सवाल आएंगे। हो सकता है सवाल में खाली ये लिखा हो जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप आराम से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस ये देखना है किसमें सबसे ज्यादा स्लो होगी, सबसे पीछे लगा दिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। फिर आप बाकी की जो फैक्टर्स हैं वो देखिएगा, बाकी हमारी जो वीडियोस हैं भाई उसमें आपको PYQs करवाए जाएंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से सवाल आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, कौन कौन से नहीं आएंगे। जो आएंगे वो मतलब पहले भी आए होंगे तो वो कर लेंगे आराम से डिस्कस, उनसे रिलेटेड थोड़े ऊपर नीचे भी हम बात करते हैं। हम ऐसा नहीं करते जो सवाल आए सिर्फ उसी को डिस्कस करना है, उस सवाल से रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का ऊपर नीचे जो सवाल पॉसिबल आ सकता है, द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, उसको भी वील डिस्कस इन दैट इन दोज वीडियोस। तो यहाँ हमारा तीसरा यूनिट आराम से पूरा होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक चल रही है। आई होप मजा भी आ रहा होगा आप सभी लोगों को। तो यही था हमारे पास, बस दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपसे फिर मतलब इतना ही है आज के वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था आज के लेक्चर में। छोटा यूनिट था, कम टॉपिक से, बट जो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा आई थिंक वो इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस PYQ वाली वीडियो से आपको पता ही लग जाएगी, वहां पे ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आए हुए हैं, उनको वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट हो गई है कंप्लीट। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।